वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में बात करेंगे कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर कि गॉल ब्लैडर में कार्सिनोमा कैसे हो जाता है या फिर क्या क्या उसकी ईटियोलॉजी होती है, पैथोजेनेसिस या पैथोलॉजी होती है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं उसका। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो कार्सिनोमा दैट मीन्स कैंसर, इसको हम शॉर्टली ये भी बोल सकते हैं कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, एक एसेसरी ग्लैंड है। इस ग्लैंड में किसी भी एंजाइम्स या सिक्रीशन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज कैबिनेट है। ये एक स्टोरेज कैबिनेट है जिसके अंदर बाइल का स्टोरेज होता है। अब ये बाइल क्या होता है? बाइल एक तरह का लिक्विड है, एक सब्सटेंस है जो हमारे फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर हमारे फूड को सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करता है, जिस चीज को हम बोलते हैं काइम। काइम जो कि फूड का एक बोलस पार्ट है। जब फूड हम इंटेक कर रहे हैं, सॉलिड पार्ट है वो, उसको जब हम अपने ओरल कैविटी में दांतों के थ्रू चबा रहे हैं, चबाने में उसमें सलाइवरी ग्लैंड मिल जाती है, तो तब वो चीज कहलाती है बोलस। बोलस के बाद जब वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद जब HCl से उसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर होने के बाद जब वो पार्ट हमारा ड्यूडेनम में पास होता है, तो ड्यूडेनम में ये बाइल रिलीज होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू वाया गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट, ये वो डक्ट्स होती हैं जो हमारे गॉल ब्लैडर से रिलीज होती हैं और ड्यूडेनम में जाके एंड होती हैं और अपने बाइल प्रोडक्ट को ये वहां पे जाके ड्रेनेज कर देती हैं। सो आज ये देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में कैंसर कैसे हो सकता है। सो गॉल ब्लैडर एक स्पेसिफिकली अलग पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि लीवर से भी कोरिलेट होता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर है ये कनेक्टेड होता है लीवर से। लीवर से कैसे कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि लीवर में ही फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल लीवर में होता है, जबकि स्टोरेज ऑफ बाइल गॉल ब्लैडर में होता है। और उसके बाद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में बाइल क्या होता है? रिलीज होता है। रिलीज कहाँ होता है? ड्यूडेनम में। सो गॉल ब्लैडर, लीवर और ड्यूडेनम ये तीनों ही एक तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ बीच में एक और ऑर्गन आता है, दैट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी एक ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एसेसरी ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट का रोल प्ले करती है। एक्सो पोर्शन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जबकि एंडोक्राइन पार्ट से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट रिलीज हॉर्मोन्स। ओके, सो गॉल ब्लैडर पे यहाँ हमें फोकस करना है। गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्मूथ टिश्यू है, एक स्मूथ सैक है। सैक मतलब कि एक पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा लिक्विड फिल होता है। जैसे ही वो फिलअप हो जाता है तो वहां से सिग्नल हमारे लीवर पे जाता है कि अब हमें बाइल का फॉर्मेशन नहीं करना है। जब ये एम्प्टी हो जाता है तो फिर से वापस सिग्नल जाता है कि फॉर्मेशन को स्टार्ट करना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे गॉल ब्लैडर में डायरेक्टली कुछ चीजें जाके ब्लॉकेज कर देती हैं। ब्लॉकेज कैसे कर देती हैं कि अब ये जो गॉल ब्लैडर है इसका जो भी मटेरियल होगा वो ड्यूडेनम में जाएगा, ठीक है, ड्यूडेनम में जाएगा। बट ड्यूडेनम में जाने के लिए इनको एक डक्ट का या फिर अपनी एक ट्रांसपोर्ट का यूज करना होगा। तो गॉल ब्लैडर की वहां पे डक्ट्स होती हैं। उस डक्ट में अगर कभी कोई ब्लॉकेज हो जाए, इस डक्ट में क्या हो जाए, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज अगर इस डक्ट में हो जाएगा तो जो बाइल का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। रुकने की वजह से वो बाइल काफी देर तक हमारे गॉल ब्लैडर में ही पड़ा रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ से फॉर्मेशन भी होता रहेगा, तो गॉल ब्लैडर एक टाइम के बाद ज्यादा ही एक्सपेंड हो जाएगा।
एक्सपेंड होने की वजह से कोई सेल इंजरी वहां हो सकती है, इंटरनल ट्रॉमा वहां हो सकता है, या फिर वहां पे स्टोन्स, गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारे के सारे रीजंस क्या कर सकते हैं, एक साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं सेल की, जो कि हमारी कार्सिनोजेनिक हो सकती है। दैट विल बी कार्सिनोजेनिक, वो क्या हो जाएगी, कार्सिनोजेनिक। अब अगर कार्सिनोजेनिक सेल्स स्टार्ट हो गई है फॉर्म होना, तो सेल क्या है, कार्सिनोजन क्या है, एक सेल प्रोलिफरेशन है जो कि अनकंट्रोल मैनर से डिवाइड हो रहा है। वो अननेसेसरी भी होता है क्योंकि उस सेल्स की हमारी बॉडी में जरूरत नहीं होती है। तो गॉल स्टोन में, जब गॉल ब्लैडर में जब गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर वहां पे कोलसिस्टाइसिस हो जाए, आइटिस दैट मीन्स अ इन्फ्लामेशन। सो नॉर्मल भाषा में अगर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या फिर गॉल स्टोन, ये दोनों कंडीशन राइज हो रही हैं हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, और उसको हमने अनट्रीट कर दिया या इग्नोर कर दिया, या फिर उसको बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ दिया, उसको कंप्लीट नहीं किया, या फिर उसकी सर्जरी की हमने और सर्जरी में कुछ पोर्शन वहां पे ऐसे ही रह गया जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो वहां पर आगे चांसेस होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि वहां की सेल्स अपने आप ग्रोथ करना शुरू कर जाए। तो वहां पर क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा, और वो ट्यूमर क्या होगा हमारा, वो ट्यूमर होगा कार्सिनोजेनिक, दैट मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे। वो कौन से ट्यूमर होंगे, मैलिग्नेंट। अब अगेन ट्यूमर की अगर बात की जाए तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज अ बेनाइन और दूसरे मैलिग्नेंट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की हो रही है, क्योंकि जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, दैट मीन्स वो कैंसर कॉजिंग होते हैं या वो कैंसर का ही रूप होते हैं। तो गॉल स्टोन में जब हमारे कैंसर सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, तब वो कार्सिनोजन या कार्सिनोमा किसका होता है, हमारे गॉल ब्लैडर का होता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर एक बहुत ही रेयर होता है, बट इसमें अगर इपिडेमियोलॉजिकली देखा जाए तो फीमेल्स ज्यादा सफर करती हैं एज कंपेयर टू मेल। गॉल ब्लैडर कैंसर फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो उन हार्मोन्स की वजह से भी कभी कभी हमारी सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के केस में, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो कि हमारी स्टेरॉइडल नेचर की होती हैं, स्टेरॉइड को डाइजेस्ट करने के लिए या उसको पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बाइल की जरूरत पड़ेगी। तो वही बाइल जब रिलीज होकर हमारे स्टमक में जाएगा, जब यहाँ से ये बाइल रिलीज होकर हमारे ड्यूडेनम में जाएगा, तो यहाँ पर अगर कोई भी ओसी दैट मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर प्रेजेंट होंगी, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे बाइल में मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद वो लीवर में जाएंगी, और फिर इसके बाद ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होती रहेंगी। इसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन होता है जिसमें स्टेरॉइडल नेचर की जो ड्रग होती हैं वो अपने टारगेट टिश्यू तक ना पहुंच के हमारे लीवर, गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम में ही बार बार साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती हैं, और ये लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इनका लॉन्ग ड्यूरेशन में रहने की ही वजह से हमारी सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ भी स्टार्ट हो सकती है, या फिर हमारा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, या फिर जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट हो सकता है, या किसी भी तरह का फ्री रेडिकल्स बन सकता है, वहां पर हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन सकती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इटियोलॉजी होती है जो हमारे कैंसर को रूप दे रही है गॉल ब्लैडर के अंदर। सो गॉल ब्लैडर का अगर कार्सिनोमा है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं होता, क्योंकि हम उस केस में गॉल ब्लैडर को ही पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, उस बॉडी से कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। बट अगर वो कार्सिनोमा जो है अपने स्टेजेस की अगर बात करें, स्टेजेस, सो जो कार्सिनोजन या कैंसर की स्टेज होती हैं
वो टोटल 5 स्टेज होती हैं, बट जो उनकी नंबरिंग होती है वो होती है स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड लास्ट इज स्टेज 4। टोटल नंबर ऑफ स्टेज 5 होती हैं, बट उनको न्यूमेरिकली 0, 1, 2, 3, 4 में डिनोट किया जाता है। स्टेज 0 को इन सीटू कार्सिनोमा बोला जाता है, इन सीटू कार्सिनोमा। इन सीटू कार्सिनोमा दैट मीन्स जो कैंसर सेल्स हैं वो एक लोकलाइज्ड एरिया में है, स्पेसिफिक एरिया में है, स्पेसिफिक एरिया में है, लोकल एरिया में है और सुपरफिशियली है। कोई भी साइन और सिम्टम्स उस दौरान शो नहीं होगा। हमारी बॉडी जैसे वर्क कर रही थी वैसे ही करेगी, जो भी हमारी रूटीन होगा वो वैसा ही चलेगा। इसमें कोई भी सिम्टम्स, फैटीग, वेट लॉस, वॉमिटिंग जैसी कोई भी चीजें फील नहीं होंगी। वो हमारा होता है स्टेज 0, दैट इज अ इन सीटू कार्सिनोमा, जो सिर्फ हमारे, अगर गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर की सिर्फ म्यूकोसल लेयर पे ही प्रेजेंट रहेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं, और एक छोटे से एरिया में होगा, पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर में एक साथ नहीं होगा, सिर्फ किसी एक पोर्शन में हमारे स्टेज 0 इनिशिएट होगी। इसके इनिशिएट होने के बाद ही नेक्स्ट आती है स्टेज 1। अब यहाँ पे अगर स्टेज 1 का कैंसर है तो जो हमारे नियोप्लाज्म बने हैं, जो भी हमारे नियोप्लाज्म सेल्स बनी हैं, वो सेल धीरे धीरे क्या करने लगेंगी, पेनिट्रेट होने लगेंगे, पेनिट्रेट होंगी कहाँ पर, इनसाइड द ऑर्गन, इनसाइड ऑर्गन मतलब सेल की और डीपर टिश्यू में जाएंगी। पहले तो सुपरफिशियल लेयर पे है, अब उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी, अगल बगल नहीं जाएंगी, उसके नीचे सीधा ये एक डीप साइड में ही इनकी सेल की ग्रोथ होती है। हमारे जो कैंसर सेल्स होती हैं वो डीप साइड में पहले ग्रोथ होती है, उसके बाद वो जब अंदर पहुंचते हैं देन वो हमारे जड़, रूट, पेड़ों की तने की जड़ों की तरह वो फैलती हैं। पर पहले वो बहुत ही अंदर जाके अपने आप को स्टेबल बनाती हैं कि उनकी मजबूती हो जाए कि वो वहां से कहीं रिमूव ना हो पाए। स्टेज 1 में जाने के बाद आफ्टर कुछ दिनों बाद वो स्टेज 2 में जाएगी, और 2 में जाने के बाद वो वहां पे जितने भी हमारे लिम्फ नोड होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, इन वेसल्स को भी अपना टारगेट बनाएंगी और धीरे धीरे और नीचे की तरफ मूव करने लगेंगी। और स्टेज 3 में ये कंप्लीटली हमारी ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देती हैं और 4th स्टेज में पहुंचते ही मेटास्टैसिस की प्रोसेस को शो करने लगते हैं। मेटास्टैसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ नियोप्लाज्म सेल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। अभी तो जहां ये बन रही थी हमारे गॉल ब्लैडर में बन रही थी, बट स्टेज 4 में आने के बाद ये अपने दूसरे एरिया को टारगेट करेंगी, जो इनके आसपास होंगे। पहली बात तो ये अपने पड़ोसियों को ही अपना दुश्मन बनाएंगी, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, तो जो भी चीजें हमारी थोरैसिक कैविटी हो गई, तो कोई भी ऐसे ऑर्गन जो उनके अगल बगल है, सराउंडिंग है, उनमें ये जल्दी से मूव कर जाती हैं। तो स्टेज 3 और 4 बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। अगर कोई भी पर्सन स्टेज 4 में डायग्नोस हुआ है तब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस प्रोसेस हो गई तो वो एक ऑर्गन को अगर हमने निकाल दिया तो वो पॉसिबिलिटी है कि अदर ऑर्गन तक वो पहुंच चुका होगा। इस केस में हम कीमोथेरेपी का यूज करते हैं, पर्सन की कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी के थ्रू ये किया जाता है कि आईवी रूट के थ्रू हम उसको मेडिसिन देते हैं जो सिस्टेमिकली हमारी पूरी ब्लड में ट्रेवल करती है और जहां जहां भी नियोप्लाज्म सेल होती हैं उस सेल को वहां से वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अननेसेसरी सेल का डिवीजन होने से रोक देती हैं। तो ये हमारे गॉल ब्लैडर का कैंसर था जो रिलेटेड था ओवरऑल। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसके बारे में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।